आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 वाई डू वी फॉल इल यानी हम बीमार क्यों पड़ते हैं। मेरे पास अभी उर्दू में ये बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये चैप्टर अपने नोट से पढ़ाऊँगी। सबक नंबर 13, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। हर एक अज़्वे को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, जिससे वो नमू और नशो व नुमा पाता है। ग़िज़ा के मुख्तलिफ़ अज्जा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, विटामिन, मादनियात हैं। क्या क्या हमारी ग़िज़ा के अज्जा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, विटामिन एंड मादनियात। ये सभी हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ अफ़आल यानी प्रोसेस को अंजाम देते हैं। सेहतमंद कौन? तो जानते हैं सेहतमंद कौन, हम किसको सेहतमंद बोलेंगे। आलमी सेहत तंजीम यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु के अकॉर्डिंग जो भी शख्स मतलब जो भी पर्सन जिस्मानी यानी फिज़िकली, समाजी, सोशली और दिमागी मेंटली तौर पर सेहतमंद रहता है, अच्छी सेहत की अलामत है। हम किसी को देख के मतलब किसी की बॉडी वगैरह को देख के ये नहीं कह सकते कि वो बहुत हेल्दी पर्सन है, या फिर उसके मतलब हो सकता है वो हेल्दी तो है लेकिन सोशली वो मतलब अपना आपको हिचक सी होती है उसको बात वगैरह करने के लिए, और मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, तो वो हमारे लिए हेल्दी पर्सन नहीं है। हम किसी की फिज़िकली देख के उसको नहीं बता सकते, ठीक है ना। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन है, इसके अकॉर्डिंग क्या हेल्दी पर्सन कौन कहलाता है? जिसके जो फिज़िकली, समाजी और दिमागी तौर पर तीनों तौर पर क्या हो, सेहतमंद हो, जब भी वो क्या कहलाएगा, एक सेहतमंद इंसान। सेहत और इसकी नाकामी, हेल्थ एंड इट्स फेलियर। सेहत से मुराद सिर्फ बीमार होना ही नहीं है, इसके लिए फ़र्द को जिस्मानी, ज़हनी और समाजी तौर पर सेहतमंद होना भी ज़रूरी है। अच्छी सेहत बेहतर ज़िंदगी की अलामत है। अब जैसे कोई पर्सन है, देखने भालने में अच्छा है, कोई बीमारी नहीं है उसको, लेकिन वो फिर भी अपने नेबर से, अपने पड़ोसियों से, आसपास के सोसाइटी के लोगों से झगड़ू सा रहता है, मतलब झगड़े वगैरह करता है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो सेहतमंद नहीं है, वो बीमार है, वो सेहतमंद या फिर हेल्दी पर्सन नहीं कहलाएगा। सेहत की अहमियत, सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। अगर हमारे जिस्म के अफ़आल यानी प्रोसेस ठीक तरह से नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब सेहत की कमज़ोरी है। सेहत जिस्मानी, ज़हनी, समाजी बहुबत की हालत होती है। ये सिर्फ बीमारी से आज़ादी की अलामत नहीं है, बल्कि ज़हनी तनाव और फ़िक्रात से भी आज़ादी की हालत है। इसलिए हम कह सकते हैं सेहत एक बहुत बड़ी दौलत है। सेहत आमा, कम्युनिटी हेल्थ किसी मखसूस इलाके में रहने वाले लोगों की ज़ाती सेहत मजमूई तौर पर सेहत आमा कम्युनिटी हेल्थ कहलाती है। सेहत आमा के लिए कुछ ज़रूरी खिदमत। कम्युनिटी हेल्थ यानी सेहत आमा कहते किसको है? एक सोसाइटी में सपोज़ 10 लोग रह रहे हैं, उन 10 लोगों की दिमागी हालत ठीक नहीं, बहुत अजीब से शक्की टाइप से, अलग ही जहनियत है उनकी, झगड़ा वगड़ा करते हैं और एक दूसरे को नहीं समझते। इससे क्या होती है, हमारी कम्युनिटी की हेल्थ बेकार होती है। कम्युनिटी की हेल्थ को बेहतर रखने के लिए हमें आपस में भाईचारा और कम्युनिटी हेल्थ में क्या क्या आती हैं? आम लोगों की खिदमत के लिए बुनियादी सेहत मराकज़, हेल्थ सेंटर, ज़िले हॉस्पिटल, सेहत आमा मराकज़, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मेडिकल कॉलेज और इलाकाई हॉस्पिटल कायम होना चाहिए। एक कम्युनिटी हेल्थ में क्या क्या होना चाहिए? हॉस्पिटल वगैरह, उस पूरे इलाके में हॉस्पिटल का इंतज़ाम हो, मेडिकल्स वगैरह का इंतज़ाम हो, और पीने के लिए साफ़ सुथरा पानी हो, कूड़ा करकट ना हो जहाँ पर और मतलब आबो हवा भी उनकी क्या हो, साफ़ हो। बच्चों को नाक़िस तग़ज़िया से बचाने के लिए तग़ज़ियाई दूध और ग़िज़ा की फ़राहमी। बच्चों को पोलियो, टेटनस, डिप्टेरिया, हेपेटाइटिस के टीके लगाना और ख़ानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक मशवरे करना, जैसे फैमिली प्लानिंग वगैरह करना। बीमारी और इनके वजूहात। बीमारी, डिजीज़ एंड इट्स कॉज। बीमारी की वजूहात बेशुमार हो सकती हैं। बीमारी जन्म से या जन्म के बाद भी हो सकती है। बीमारी की वजूहात कीमियाई, हयातियाती, तबई, तग़ज़िया, तकनीकी हो सकती हैं। बीमारी 2 किस्म की होती है, एक मुतअद्दी यानी कम्युनिकेबल डिजीज़, या फिर गैर मुतअद्दी या ना लगने वाली बीमारी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ में कौन कौन सी बीमारियाँ आ जाती हैं?
ये वो बीमारी होती हैं जो एक दूसरे को छूने से या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट करने से या फिर मतलब झूठा पानी पीने से फैलती हैं, जैसे हमारी एड्स की बीमारी होती है। और गैर मुतवादी बीमारी यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे से नहीं फैलती, जैसे हमारी टीबी हो गई, कैंसर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। ये सभी वो बीमारी जो एक पर्सन से एक ही पर्सन में रहती, दूसरे पर्सन को नहीं लगती। बीमारी का इजहार, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़। हमें बीमारी का पता इस वक्त चलता है जब जिस्म का कोई हिस्सा या निज़ाम ठीक तरह से काम नहीं करता। इसी से हमें बीमारी की अलामत हासिल होती है। मिसाल के तौर पर किसी ज़ख्म में मवाद पड़ना, खांसी, बलगम, सर दर्द या दस्त लगना वगैरह। बीमारी का पता आपको ऐसा तो नहीं लगता होगा कि मतलब आपको कोई ऑर्गन आपको बोल रहा है कि भाई मैं ख़राब हो चुका हूँ, मेरा इलाज कराओ, है नहीं ना। मतलब बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं आपको, जैसे टाइफाइड के टाइम पे आपको डायरिया हो जाता है, फीवर रहता है, ठंड लगती है, और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं टाइफाइड के। तो ये सब क्या होती है, मतलब एक इजहार, बीमारी का इजहार करती हैं सब चीज़ें। खांसी वगैरह होना कि हाँ कुछ परेशानी हमारे जिस्म को हो रही है। मर्ज़ हार और मर्ज़ मज़मन, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़। अभी डिजीज़ भी दो तरीके की होती हैं। एक्यूट, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनका वक्फा बहुत कम होता है, जैसे बुखार, ठंड लगना वगैरह। कुछ बीमारी कैसी होती है जो मतलब कुछ टाइम के लिए होती है, जैसे बुखार आ जाना लगभग 2 से 3 दिन तक रहेगा, या फिर ठंड लगना वगैरह। ये सभी बीमारी मर्ज़ हार यानी एक्यूट डिजीज़ कहलाती हैं। जो बीमारी कुछ थोड़े से टाइम के लिए रहती है, नज़ला, खांसी, ये सब बीमारी हमारी क्या कहलाती हैं, एक्यूट डिजीज़ यानी मर्ज़ हार। अब पढ़ेंगे हम क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी भर के लिए हो जाती हैं, जैसे टीबी की बीमारी, कैंसर वगैरह। ये सभी बीमारियां मर्ज़ मज़मन यानी क्रॉनिक डिजीज़ कहलाती हैं। लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ती है ना, मतलब थायराइड वगैरह आ गई, ब्लड प्रेशर की परेशानी, हार्ट की कोई भी दिक्कत, इन सब की दवाइयाँ क्या चलती हैं, लाइफ टाइम तक चलती हैं। एलिफेंटियासिस एक कम्युनिकेबल बीमारी है जो वुचुरेरिया नाम की कीड़े की वजह से होती है। एलिफेंटियासिस में क्या होता है, हमारा जो पैर होता है ना, मतलब बहुत अजीब तरीके से स्वेल कर जाता है। किसकी वजह से, एक वुचेरिया नाम का कीड़ा होता है, इसकी वजह से। और ये बीमारी कैसे ये बीमारी क्या है, कम्युनिकेबल बीमारी डिजीज़ है, एक से दूसरे में फैल सकती है। आप ना सर्च कर लेना गूगल पे एलिफेंटियासिस डिजीज़ का, मतलब आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि किस तरीके से होती है बीमारी। हमारे जो इतने पैर लिम्फ होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, कुछ अलग ही उनका, शायद बुक में है, रुके मैं आपको बुक में से दिखाती हूँ। बुक में तो सॉरी है नहीं आपकी है, लेकिन आप गूगल पे चेक कर लेना। फेफड़ों की टीबी एक तवील बीमारी होने पर इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। टीबी जब ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो इसको क्योर कर पाना, इसको ठीक कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस बीमारी में फ़र्द का वज़न कम हो जाता है और इसको थकान, खांसी महसूस होती है। इसमें क्या होता है, आपको फीवर रहता है, खांसी होने लगेगी, आपको ठंड लगती है, आपका वज़न बहुत जल्दी मतलब ख़त्म होने लग जाता है। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम। टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। ये किसका नाम है, बैक्टीरिया का। और ये टीबी की फुल फॉर्म लिखिए, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम। मर्ज़ मज़मन और कमज़ोर सेहत, क्रॉनिक डिजीज़ एंड पुअर हेल्थ। हमारी सेहत को बीमारी कमज़ोर करती चली जाती है। तवील मुद्दती यानी मर्ज़ मरमन की जिस्म पर अहम असरात मरतब होते हैं। जिसको भी क्रॉनिक डिजीज़ होती है ना, जो मतलब लाइफ टाइम की दवाइयाँ खाता है, वो सेहतमंद नहीं हो सकता। उसको कभी कुछ परेशानी रहती ही है और धीरे धीरे वो इंसान कमज़ोर होता चला जाता है। इन बीमारियों की वजह से ही हमारी सेहत तवील अरसे तक बिगड़ी रहती है। बीमारियों की वजूहात, कॉज ऑफ डिजीज़, मतलब वजह क्या है इन बीमारियों की जो इतनी बीमारी हो रही है, जानते हैं चलें। कॉज ऑफ डिजीज़, बीमारी फैलने की खास वजह जरासीम, जर्म, बैक्टीरिया हैं जो गंदे पानी, गंदा माहौल और कुछ कीड़े मकोड़ों के ज़रिए फैलती है। नाकस तग़ज़िया भी बीमारी की अहम वजह है। बीमारियों की एक नहीं बल्कि कई वजूहात हो सकती हैं। नाकस तग़ज़िया जैसे कहने को हम मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वाला खाना खाते हैं खूब पेट भर के, लेकिन फिर भी वो खाना हमारे जिस्म पे नहीं लगता। इसका मतलब क्या, जो खाना हम खा रहे हैं उसके अंदर हमें हमारे
प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, इन सभी मादनियात, इन सब की कमी है जो हमारे जिस्म को नहीं लग रहा। हमारा खाना हेल्दी नहीं है आज के टाइम पर। और कुछ बच्चे होते हैं जिनको मतलब खाना ही नसीब नहीं होता, तो उनको भी बीमारियां हो जाती हैं। मुतआदी लगने वाली बीमारियां, नाक़िस तग़ज़िया में दो बीमारी आती है। एक तो पहली बीमारी है क्वाशियोकर और दूसरी मेरास्मम। ये दो वो बीमारी हैं जो हमारी तग़ज़िये की कमी की वजह से होती है, हमारी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती हैं। मुतअद्दी लगने वाली बीमारी कम्युनिकेबल डिजीज़, ये बीमारियां माइक्रो नामी आती है, साम जिसे मतलब बहुत छोटे जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं कीड़े मकोड़े, जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस की वजह से फैलती हैं। इन बीमारियों की जरासीम हवा, पानी, ग़िज़ा और जिस्मानी राब्ते के ज़रिए एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाते हैं, इसलिए उन्हें मुतअद्दी बीमारियां या लगने वाली बीमारियां या फिर छुआछूत की बीमारियां कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी, जो एक दूसरे मतलब एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, दूसरे को लग जाती हैं। गैर मुतअद्दी या न लगने वाली बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो एक बीमार शख्स से सेहतमंद शख्स को मुतासिर नहीं करती, यानी इनके जरासीम मुंतकिल नहीं होते, गैर मुतअद्दी बीमारियां कहलाती हैं। जैसे शक्कर की बीमारी यानी शुगर, आज के टाइम पे तो शुगर बहुत कॉमन हो चुकी है, बच्चों को शुगर हो रही है। दिल की बीमारी, हार्ट डिजीज़ और कैंसर वगैरह, ये सारी बीमारी कौन सी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। टीबी भी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, ये किसी के छूने से, किसी के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलती। मुतअद्दी बीमारियों को फैलाने वाले अवामिल, हमारी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उनको कौन फैलाता है, आए उसके बारे में जान लेते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट। मुतअद्दी बीमारियाँ खुद अज़्वे यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए फैलती हैं। इन बीमारियों की फौरी वजूहात यही खुद अज़्वे होते हैं। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उस पर्सन को इस तरह की बीमारी हो रही है, कोई टेस्ट वगैरह करके, टाइफाइड के लिए वाइडल नाम का एक टेस्ट करा जाता है, उसमें क्या पता चलता है कि हाँ भाई जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है वो इस पर्सन के अंदर सरवाइव कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, इसकी बॉडी पे रह रहा है, इसको दिक्कत पैदा कर रहा है। इन्हीं अज़्वे की वजह से इनकी वजूहात इनके बारे में पता चलता है। गैर मुतअद्दी बीमारी ज़ाती तौर पर इंसान से मुतल्लिक होती हैं और इनकी वजह खुद अज़्वे नहीं होते। गैर मुतअद्दी बीमारी कौन सी हो गई, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं वो इंसान से मुंतकिल होती हैं, मतलब एक पर्सन से उसी पर्सन तक रहती हैं, किसी दूसरे पर नहीं जाती, और इनकी वजह खुद अज़्वे नहीं है, और ये इन बैक्टीरिया, वायरस वगैरह की वजह से नहीं होती। कुछ बीमारियां नस्ल दर नस्ल होती हैं, खून मतलब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मतलब नस्ल दर नस्ल चलती आती है जेनेटिकली, जैसे दादा को थी तो पोते को भी हो गई, पोते से उसके बेटे को या फिर उसकी बेटी को। ये आप हाई क्लास में पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर करके। खून का दबाव ज़्यादा, ब्लड प्रेशर का हाई होना जिस्मानी वर्जिश की कमी की वजह से होता है। जिसे हमारा ब्लड प्रेशर की परेशानी या फिर जिस्मानी वजन बहुत, आज के टाइम पे ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा चल रही है, मतलब लोग लॉकडाउन के चक्कर में बाहर नहीं जा पा रहे, घर में पड़े पड़े खूब मोटे मोटे फूले फूले से हो रहे हैं। ये किसकी वजह से होती है, वर्जिश ना करने की वजह से होती हैं। जरासीम, वायरस, फफूंद, प्रोटोजोआ और कसीर खलवी अज़्वे यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे गोल कीड़े बीमारियां फैलाते हैं। यही इन मुतअद्दी बीमारियों को एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में पहुंचाते हैं। वायरस की वजह से ठंड लगना, बुखार होना, एड्स और ज़ुकाम वगैरह बीमारियां पैदा होती हैं। एड्स की फुल फॉर्म यहाँ लिख लें, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स हमारे किस वजह से होता है, HIV नाम के वायरस है। HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी
वायरस। जरासीम की वजह से यानी बैक्टीरिया की वजह से मुआदी बुखार, हैज़ा, डायरिया, टीबी और एंथ्रेक्स वगैरह बीमारियां फैलती हैं। फफूंद की वजह से जिल्द यानी स्किन की बीमारी होती है। ज़िहाती एंटीबायोटिक्स के ज़रिए इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। और प्रोटोजोआ के ज़रिए हमारी कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया की। ठीक है ना, एंटीबायोटिक्स के ज़रिए इन पे काबू पाया जा सकता है। मुतअद्दिद बीमारियों के फैलने के ज़राए, मीन्स ऑफ स्प्रेड किस तरीके से फैलती हैं? जरासीम बैक्टीरिया हवा के ज़रिए फैलते हैं, जिससे नमूनिया, टीबी वगैरह बीमारियां होती हैं। बैक्टीरिया किस तरह से फैलते हैं? हवा के ज़रिए। फिर पानी के ज़रिए भी टाइफाइड जो हमारी बीमारी होती है वो गंदे पानी की वजह से ही होती है। गंदा पानी पी लिया, गंदा खाना खा लिया। पानी के ज़रिए भी जरासीम हैज़ा जैसी बीमारियां फैलाते हैं। पानी के ज़रिए आ गया ना, पानी के ज़रिए भी। एड्स जैसी बीमारी जिनसे इख्तिलात यानी मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखने की वजह से फैलती है। मच्छर मलेरिया फैलाता है और मलेरिया हमारी एक प्रोटोजोआ डिजीज़ है। मैं थोड़ा सा ना आपको आपके सपोर्ट मटेरियल में से पढ़ा देती हूँ, उसमें थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। लिखा है मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। दिख रहा है क्या? नहीं, अब दिखा। हाँ ठीक है। मुतअद्दिद बीमारी बीमार शख्स से सेहतमंद शख्स तक फैल सकती है। माइक्रोबियल आमिल हमारे जिस्म के मुंतज़िल तरीक़ों से दाखिल होते हैं। मतलब किस तरीके से हमारे जिस्म में दाखिल हो सकते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वगैरह। हवा, ग़िज़ा, पानी, हामिल जरासीम जिनसे ताल्लुकात के ज़रिए ये हमारे इसमें दाखिल हो सकते हैं। हवा के ज़रिए छींकने और खांसने से माइक्रोब हवा में फैल जाते हैं और सेहतमंद शख्स के जिस्म में दाखिल कर जाते हैं, जैसे आम जुकाम हो गया, निमोनिया हो गया, टीबी वगैरह। पानी और ग़िज़ा के ज़रिए माइक्रोब हमारे जिस्म में गंदा पानी कॉन्टिमिनेटेड वाटर के ज़रिए दाखिल कर जाते हैं, जैसे हैज़ा, अमियाई दस्त यानी लूज मोशन वगैरह। हामिल जरासीम के ज़रिए मादा एनोफ्लीज मच्छर हमारी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो क्या करती है? मलेरिया को कॉज करती है। इसमें क्या होता है? ये एनोफ्लीज जो होती है, मच्छर जो होता है वो किसी मतलब मलेरिया या फिर डेंगू वाले पर्सन पे जाके बैठता है, उससे डेंगू का कीड़ा बैक्टीरिया वगैरह जो भी होता है प्रोटोजोआ लेकर किसी दूसरे इंसान को बाइट कर देता है, ताकि फिर उसको भी उसी पर्सन को वो परेशानी हो जाती है, बीमारी हो जाती है। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो की वजह से होती है हमारी मलेरिया। और डेंगू का जो वेक्टर है वो कौन है? एडिस मॉस्किटो, ये भी फीमेल एडिस है। ठीक है ना। एनोफ्लीज की वजह से कौन हो रही है? मलेरिया। और एडिस की वजह से कौन हो रही है? डेंगू। जिनसे ताल्लुकात कुछ बीमारियां जैसे सिफिलिस और एड्स बीमार शख्स के साथ जिनसे ताल्लुक के ज़रिए सेहतमंद शख्स में दाखिल हो जाती है। सपोज जो हमारा पार्टनर है उसको एड्स या फिर सिफिलिस की मतलब बीमारी हो चुकी है, और अगर उसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करा जाएगा तो वो बीमारी किसी जो सेहतमंद इंसान है उसको भी लग सकती है। एड्स से मुतासिर माँ से इसके बच्चे में हमल के दौरान या दूध पिलाने के दौरान मुंतकिल हो जाती है। अगर कोई माँ एड्स से मतलब किसी मदर को एड्स हो रखा है तो वो एड्स उसके बच्चे यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे उसके बच्चे को भी हो सकता है, या फिर उसको दूध पिलाने के टाइम पे भी बच्चे में जा सकता है। हमारा एड्स का वायरस, एड्स के वायरस खून से खून के ताल्लुक के ज़रिए भी फैलता है, जैसे इन्फेक्टेड खून, सिरिंज, ब्लेड वगैरह। किसी मतलब डॉक्टर कभी कभार होते हैं ना, मतलब उल्टे सीधे डॉक्टर जो इन्फेक्टेड किसी एक पर्सन को खून निकाला, उसी निडल से दूसरे पर्सन को खून निकालना शुरू कर दिया, तो इससे क्या होता है? एड्स का वायरस इससे भी फैल जाता है। सिरिंज वगैरह का इस्तेमाल करना, ब्लेड का। एड्स की फुल फॉर्म बताई दी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और HIV किसी वजह से होता है? HIV नाम के वायरस की वजह से। इसकी फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस। बचाव की तरफ ये एड्स को ना थोड़ा डिटेल में पढ़ लो, हो सकता है पेपर में आ जाए।
फैलने की वजूहत क्या होती हैं एड्स के? मुतासिर शख्स का खून चढ़ाने से, गैर महफूज जिनसी इख्तिलात के ज़रिए, बिना कोई भी, अगर सपोज़ कोई या एड्स का पर्सन सेक्स कर रहा है तो उसको या तो प्रोटेक्शन वगैरह दें, जब जाके उससे फ़िज़िकल कांटेक्ट करें। एड्स से मुतासिर माँ से बच्चे में हमल के दौरान या दूध पिलाने के दौरान एक ही सिरिंज यानी मतलब एक ही बार इंजेक्शन से क्या करना, उसका ब्लड हर पर्सन का एक ही सिरिंज से क्या लेना, ब्लड लेना। ब्लेड वगैरह इस्तेमाल करना, वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उन्हें, सैलून में शायद नाई बोलते हैं, वो जो करते हैं ना, एक ही ब्लेड काफ़ी सारे लोगों की शेविंग कर देते हैं। और अगर सपोज़ किसी पर्सन के शेविंग करते टाइम लग गया वो ब्लेड और उसके ब्लड निकल आया और जो पर्सन है वो एड्स हुई है उसको, तो वो दूसरे जो हमारा सेहतमंद इंसान है, हेल्दी पर्सन को भी वो एड्स की परेशानी हो सकती है। अगर उसी ब्लेड से उस हेल्दी पर्सन पे भी मतलब जो भी होता है उससे, रेज़र का इस्तेमाल कई लोगों के लिए करना। एड्स से किस तरह से बचा जा सकता है? इन्फेक्टेड खून कभी ना चढ़ाए, मतलब इन्फेक्शन वाला खून कभी ना चढ़ाए। एक ही सिरिंज के ज़रिए नशीली दवाएं वगैरह ना लें। गैर महफूज जिनसी इख्तिलात से बचें। अब भाई अपने नोट से ही पढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में जान लेते हैं, क्या होती है एंटीबायोटिक्स। ज़िद्दियाती अद्विया व कीमियाई मादे वो केमिकल मैटर्स हैं, केमिकल कंपाउंड वगैरह हैं जो फफूंद और जरासीम जो फंगस और बैक्टीरिया के ज़रिए पैदा की जाते हैं और बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम को मार देते हैं। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम लिखे हुए हैं, याद करने होंगे आपको। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एम्पिसिलिन, क्लोराटेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल। ठीक है ना, ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम लिखे हुए हैं, आप इन्हें ज़रूर याद कर लें। अज़ा और बाफ्तों के ज़रिए बीमारियों का इजहार, हमारे जो ऑर्गन, हमारे जो टिश्यूज़ वगैरह हैं वो किस तरीके से इजहार करते हैं कि वो मतलब डैमेज हो चुके हैं, फिर वो भी बीमार हो चुके हैं। हमारे जिस्म में जरासीम मुख्तलिफ ज़रा से दाखिल होते हैं, जैसे टीबी का जरासीम नाक के ज़रिए सीधे फेफड़ों में दाखिल हो जाता है। हैज़े का जरासीम मुंह के ज़रिए दाखिल हो जाता है, मतलब गंदे खाने की वजह से। वायरस पीलिया जॉन्डिस पैदा कर देते हैं या जिगर लीवर पर अपना असरात मरतब कर देते हैं। HIV का तादिया जिनसी अज़ा सेक्स ऑर्गन के ज़रिए होता है। मच्छर के काटने पर मलेरिया हो जाता है। इसलिए हम बीमारियों की अलामतें इनके ज़रिए मुतासिर होने वाले बाफ्त टिश्यू अज़ा पर मुनासिर करती हैं। हमारे जिस्म का निज़ाम जरासीम से हमारी हिफाजत करता है। हमारे जिस्म की मामूलियत इम्यूनाइजेशन जरासीम को ख़त्म कर देती है। कितने इसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, उसको बीमारी होने का बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही कम चांस रहेगा। इलाज के असूल, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। बीमारी के असरात को कम करना होगा। बीमारी की वजह को या तो बीमारी के असरात को कम करें, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी होती है जो नॉन क्योरेबल होती है, मतलब वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गई, बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तो इनके लिए क्या करने जाते हैं, इन बीमारी का असरात को ही कम करा जाता है। क्योंकि कुछ बीमारी होती है जिनको परमानेंट ही मतलब परमानेंट का लंबा इलाज चलता है, लेकिन उनको ठीक कर दिया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की अदविया के ज़रिए बुखार, दर्द वगैरह को कम किया जा सकता है। जिस्मानी तवानाई की बचत के लिए आराम किया जा सकता है। दवाओं के ज़रिए बीमारियों को इलाज किया जा सकता है। ज़्यादातर बीमारियों के लिए टीके लगाए जाते हैं। टीबी के टीके का नाम लिख लीजिए, होता है ना वैक्सीन वगैरह लगाई जाती है, BCG, ये टीबी के टीके का नाम है। बीमारियों की रोकथाम के असूल, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटेशन, किस तरह से हम अपनी इन बीमारियों को रोक सकते हैं, आए पढ़ते हैं। बीमारी की वजह से जिनके काम करने की सलाहियत मुतासिर होती है। बीमारी के इलाज में वक्त लग सकता है और तग़ज़िया एक मुतासिर शख्स से दूसरे में फैल सकता है। तग़ज़िया नहीं है, ये तादिया और हो सकता है एक मुतासिर शख्स से दूसरे में फैल सकता है। इन वजूहात से ये साबित होता है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। आप परहेज़ कर लें, कुछ चीज़ें मतलब गंदी चीज़ें, गलत चीज़ें ना खाएं, वो आपके इलाज से बेहतर है, आपको लाख दवाई खाने से बेहतर है। पानी से पैदा होने वाली बीमारियां गंदा पानी पीने से होती हैं, इसलिए हमें पीने के साफ़ पानी का इंतज़ाम करना चाहिए। बीमारी फैलाने वाले कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए हमारे माहौल साफ़ सुथरा होना चाहिए। मुतादी बीमारियों से बचने के लिए सेहत आमा यानी कम्युनिटी हेल्थ का मतलब अपने एरिया में हॉस्पिटल या फिर मेडिकल सेंटर वगैरह खोलने चाहिए।
क्या रहना चाहिए, हमारे जिस्म की मामूनियत यानी इम्यूनिटी की कमी से ही मुतअद्दिद बीमारियाँ पैदा होती हैं। इसके लिए हमें मुनासिब ग़िज़ा लेनी चाहिए। हमारे जिस्म के मेमोरी खलिए हमारी एक मरतबा होने के बाद दोबारा नहीं होती। एडवर्ड जेनर साइंसदान ने कई दिहाई पहले ही देखा कि चिकन पॉक्स की बीमारी एक दफ़ा होने के बाद दोबारा नहीं होती। टीकों के ज़रिए मुतअद्दिद बीमारी यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ का इलाज किया जाता है। काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया, फिर पोलियो, खसरा वगैरह के टीके लगाए जाते हैं। होता है ना बचपन में इन सब बच्चों को, मेरे छोटे बच्चों को टीके लगाए जाते हैं, कभी पोलियो का, कभी टीबी का, कभी किसी चीज़ का, सबके टीके लगाए जाते हैं। टीकों के ज़रिए बीमारी पर अच्छी तरह से काबू पाया जा सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे वाली लाइन समझा देती हूँ, यानी ना इसलिए हमारे से वीज़ा यहाँ से लेके हमारे जिस्म के मेमोरी खलिए बीमारी के मरतबा होने के बाद दोबारा नहीं होती। इसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है ना, मेरी ड्राइंग में से अच्छी नहीं, मैं थोड़ी गंदी सी ड्राइंग फिर भी कर देती हूँ, ठीक है। सपोज ये हमारी बॉडी गंदी सी, कोई नहीं। अगर कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारी बॉडी में इंटर कर गया तो कुदरती तौर पर मतलब अल्लाह ने हमको ताकत दी होती कि हम उससे मतलब बैक्टीरिया वायरस वगैरह से लड़ सके। हमारी बॉडी क्या करती है, एक बार इंटर करके, चलो हमारी बॉडी तैयार नहीं थी, उसने क्या करा कि चलो कोई बात नहीं, एक बार बीमारी हो रही है तो होने दो, अगली बार बीमारी नहीं होने देगी। वो अपने अंदर मेमोरी सेल बना लेती है। जैसे होता है ना कि अगर कोई हमें कुछ धोखा वगैरह देता है, फिर कुछ भी मतलब किसी भी पर्सन के बारे में कुछ गलत पता चलता है तो हम सोच लेते हैं कि हाँ ये पर्सन ऐसा है, इस बार तो हमने धोखा खा लिया लेकिन अगली बार इससे धोखा नहीं खाएंगे, अपनी मेमोरी में फिट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी क्या करती है, उस वायरस के फर्स्ट टाइम तो कोई बात नहीं, चलता है कि तुमने आके हमारी बॉडी में हमको नुकसान पहुँचाया, ठीक है, लेकिन अगली बार अगर तुम आओगे तो हमारे मेमोरी सेल्स एंटीबॉडीज़ फॉर्म करके तुम्हें मार देंगे। लेकिन इसके लिए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। लिखा है ना हमारे जिस्म के मेमोरी खलिए बीमारी एक मरतबा होने के बाद दोबारा नहीं होती, वो दोबारा होने ही नहीं देते। वो एंटीबॉडीज़ क्योंकि फॉर्म हो चुकी होती है, वो नेक्स्ट टाइम अगर सेम वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको जाके ख़त्म कर जाते हैं। मामूनियत इम्यूनाइजेशन मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ बीमारियों की हिफाजत करने वाले जरासीम पैदा करने के लिए जो तरीका अपनाए जाते हैं उन्हें जिस्म की मामून करने वाले अवामिल कहा जाता है। इस तरह हमारा जिस्म मुख्तलिफ जरासीम के लिए मामून हो जाता है और वो जरासीम हमारे ऊपर अंदाज नहीं होते, जिसकी मामूनियत टीकों के ज़रिए पैदा की जाती है। बचपन में बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने वाले टीके लगाए जाते हैं, यानी इनके जिस्म को इन बीमारियों के ख़िलाफ़ मामून किया जाता है ताकि वो अपने आने वाली ज़िंदगी में इन बीमारियों से महफूज रहे। इसमें क्या होता है, अब कोरोना के बारे में ही जान लेते हैं। जो वैक्सीन लग रही है कोरोना की, इन्होंने कोरोना का वायरस लेके इन्होंने क्या करा है, उसको डेट करा है, मतलब उसको मार दिया, उसके जो प्रोटीन वगैरह, उसका जो जेनेटिक मटेरियल सबको ख़त्म कर दिया। लेकिन उसका स्ट्रक्चर तो कोरोना जैसा ही है ना। वो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, उससे हर पर्सन की बॉडी में इंटर करा रहे हैं ताकि जब वो बॉडी में एंटर हो जाए तो हमारी बॉडी में जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं वो क्या फॉर्म कर लें, एंटीबॉडीज़। अब हमारी बॉडी को क्या पता ये ज़िंदा है, ये मरा हुआ है, ये तो हम लोगों को ही नहीं पता कि वो ज़िंदा वायरस है या मरा हुआ वायरस है या फिर क्या चीज़ हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। बस लगवा कर आ गया वैक्सीन, वो डेड वायरस हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी को लगता है वो वायरस, वो जो बाहर से दिया गया है वो असली है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ फॉर्म कर लेती है। अब अल्लाह ने करे कि अगली बार असली वायरस हमारी बॉडी में आ जाए कहीं से न कैसे, तो हमारी बॉडी पहले से ही उस वायरस के लिए तैयार है। अगर नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम वायरस आ गया तो हमारी बॉडी को फिर लगेगा अरे तो फिर से मतलब वही वायरस आ चुका है, तो जो हमारी एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो रही होंगी और हो रखी होंगी हमारी बॉडी में, वो क्या करेंगे, उस वायरस पे जाके अटैक कर देंगे, उसको वहीं ख़त्म कर देंगे। लेकिन इस सब के लिए हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और बस चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको नोट्स चाहें तो आप मुझे मैसेज कर लें, मतलब टेलीग्राम से ले सकते हो। और अगर आपके पास सपोर्ट मटेरियल भी नहीं है तो आप उसके लिए भी मुझसे मैसेज कर सकते हैं। या यही आपका चैप्टर ख़त्म होता है। होप तो आपको समझ आया हो।
शुक्रिया।